हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस ब्रेनवास में। दोस्तों आज हम लोग चलेंगे बिहार के इतिहास का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम करेंगे। जैसे कि होगा इसमें इस वीडियो में मैं प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको मैंने यहाँ कर दिया है। यहाँ से आप क्या करिए, चैप्टर पढ़िए और यहाँ से प्रैक्टिस करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितने भी है मैंने इसमें सारी चीज़ों को ये आपका इसमें करा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे सबसे पहले प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार के इतिहास को इसमें करेंगे। और जो भी चैप्टर आप पढ़िए उस चैप्टर से क्या करिए, यहाँ से आप क्या करना है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी पकड़ने आपको आ जाएगा। तो इसीलिए ये करा रहे हैं आपको, ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे आपका इतिहास के स्रोत से शुरू करते हैं। ये चैप्टर का है आपका इतिहास के स्रोत, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो कलर चेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो चलते हैं इतिहास के स्रोत से। सारे चैप्टर जो चैप्टर से आप पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल जो चैप्टर से आप पढ़िए उस चैप्टर से यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? चंदेश्वर थे। उसके बाद बात करते हैं कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? तो अर्थशास्त्र जो था आपका शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास का पर विषय पर आधारित था। इसके बाद बात करते हैं उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन थे? तो मौलवी कवि थे, जो कि 1747 में इसकी इन्होंने लिखी थी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो पाटलिपुत्रा से हुए हैं, बराबर से हुए, राजगिरी से हुए हैं। बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। इसके बाद आगे चलते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तुगलक वंश के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स का मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत का है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम कौन सा था? यह इंपॉर्टेंट है। फयान था। इत्सिंग भी बिहार आया था। इवान चुआंग भी बिहार आया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला ताकिया था। निम्नलिखित जो यूरोपीय यात्रियों में से बिहार नहीं आया था, कौन इस ऑप्शन में से कौन सा जो है बिहार नहीं आया था? तो उसका नाम है फ्रांसोय बर्निए, जो था ये आपका बिहार नहीं आया हुआ था। उसका है बहारी स्थानिक गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है, तो ये आपका मुख्य स्रोत है भग्नावशेष, उसका यात्रा वृत्तांत, अभिलेख और सिक्के और धार्मिक ग्रंथ से भी बिहार की मुख्य स्रोत आपका बिहार के इतिहास के मुख्य स्रोत है जानकारी के। प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत है, जो पुराना जो पाटलिपुत्रा था, प्राचीन जो था, उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है भग्नावशेष से, धार्मिक ग्रंथ से, यात्रा वृत्तांत से। इसके बाद हम चलते हैं आगे। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। बिहार में मौर्यकालीन जो अभिलेख प्राप्त हुए लौरिया नंदनगढ़, उसके बाद लौरिया आर्यराज से, सहसाराम से, रामपुरवा से। ये रामपुरवा आपका पश्चिमी चंपारण में हो गया, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में, और लौरिया आर्यराज आपका पूर्वी चंपारण में हो गया। इसके बाद बात करते हैं अशोक का लघु शिलालेख जो फर्स्ट था, कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहसराम से। उसके बाद बात करते हैं मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहानी का। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत का महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका कीर्तिलता है, जो विद्यापति जी द्वारा लिखा हुआ है। वर्ण रत्नाकर कीर्ति पताका है। बिहार में धातु परस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो जो धातु के परस्तर युगीन अवशेष मिले वो चिरांद से मिले हैं। चिरांद यानी कि सारण या छपरा की बात करते हैं। मनेर से मिले हैं, जो कि पटना में पड़ता है। चेचर वैशाली में पड़ता है, और सोनपुर से मिले हैं। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हम लोग प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आधुनिक बिहार को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आधुनिक बिहार का जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है और उसका जो ऑब्जेक्टिव भी बनता है तो काफ़ी लंबा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे, फिर उसको मध्यकालीन बिहार को कंप्लीट करेंगे। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त उसका देवनी का लेख शाहपुर पटना एवं आपका है मंदार बांका से प्राप्त लेखों के बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। उसके बाद बात करते हैं पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है हमें देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल भागलपुर आपका ताम्रपत्राभिक अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से। उसके बाद बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत का जो स्रोत मिलता है अर्थवेद। बिहार के सबसे जो प्राचीन साहित्य है वो आपका अर्थवेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा में सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। इसके बाद बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला, कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? तो कनिंघम था। इसके बाद आपका नालंदा में स्थित बड़ा गांव, जो नालंदा महाबिहार का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की में खोज की थी केसरिया स्तूप की, जो कि पूर्वी चंपारण में है। लौरिया आर्यराज अशोक स्तंभ की खोज किए थे, ये भी आपका पूर्वी चंपारण में है। बसाठ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का इसमें भी आपका खोज की थी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह आपका बृहदारण्य उपनिषद में अभिलिखित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी थी, और इसकी भाषा जो थी प्राकृतिक पहली भाषा और पाली भाषा, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। बिहार में प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था? तो आपका शेरशाह सूरी से था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख आपका बिहार से मिले हैं? तो अकबर था।
बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? आपका दीर्घ निकाय है। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हसन तबतबाई ने की है। इस पर बात करते हैं कि मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों का सही मिलान करना है। रियाज उसस लातीन, यह क्या था? आपका गुलाम था हुसैन सलीम का। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन जो है इससे अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं रहता है। तो सारा इसमें जितने टफ से टफ क्वेश्चन है सब दिया हुआ है, जितने ऑब्जेक्टिव बन सके उसको इसमें किया गया हुआ है। तो ये अच्छा है, इससे आप कर लीजिए। रियाज उसस लातीन आपका गुलाम हुसैन सलीम का था रचनाकार। उसका बात करते तारिक सिरसाई इसका रचनाकार अब्बास सरवानी था। वाकी याते मुस्ताकी आपका रिजकुल्ला था। अफसानाए शाह इसके थोड़ा शेख कबीर था। बसातीनुल उन्स इख्तउत्सान देहलवी था। थोड़ा टफ है क्योंकि उन लोग का नाम ही इसी तरह का होता था। उसके बाद चलते मुल्ला बहानी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? ईरान के यात्री थे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत कहाँ के लिए स्रोत है? अरपा फ्रांसिस बुकनानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट गैजेट लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट में, फोर विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज में। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट है काफी, VVI लिखा हुआ इंपॉर्टेंट के पास आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ। जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था वो आपका राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित था। अवसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। उसका ऐतिहासिक काल का आरंभ, यहाँ चैप्टर आपका ऐतिहासिक काल का आरंभ यहाँ से होता है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ। अनुमानतः हुआ था कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। जो पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सबसे सहायक था आपका लोहे का उपयोग। इसके बाद बात करते हैं श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? मगध और विदेह था, अंग और लिच्छवी था। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों के आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? आपका शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसके बाद बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा आपका जो है अमार जाति के लोगों का आवास स्थल था, जो कि आपका मगध का था। इसके बाद बात करें बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था आपका विदेह था। अर्थवेद में वरात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो मगध के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरात्य का प्रयोग जो किया गया मगध के लिए किया गया है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो विदेह है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो आपका यहाँ हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। अब आते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल से यहाँ जितने भी MCQ ऑब्जेक्टिव है सारा इसमें कवर है। तो महाजनपद काल से ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद जो थे वर्तमान बिहार में थे? तो 3 थे। कौन कौन थे? बज्जी था, अंग था और मगध था। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स नहीं था, क्योंकि अंग बिहार में था, वज्जी था और मगध बिहार में था, लेकिन वत्स जो था बिहार में नहीं था। बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद आपका भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी और यह खूबसूरत शहर माना जाता था। उसके बाद बात करें बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में था। मगध में आपका पटना, गया और नालंदा भी था। मगध महाजनपद की राजधानी थी आपका गिरिब्रज राजगीर थी। मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है यानी अलग करती है? तो चंपा नदी आपका अलग करती है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो आपका वज्जी था। इस वज्जी, लिच्छवी, विदेह ये सब था आपका। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? आपका चेदी शामिल नहीं था वज्जी में। इसके बाद चलते हैं वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी आपका थी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गतन था? तो गतन था आपका वज्जी था, क्योंकि अगर लिच्छवी होता तो लिच्छवी इसमें आंसर आ जाता, लेकिन इसमें आपका वज्जी है तो वज्जी हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। जो फर्स्ट जो गणतंत्र थी वो आपका वैशाली थी, वैशाली में भी लिच्छवी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज राजगीर था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका लिच्छवी के द्वारा। इसके बाद आपका जैन ग्रंथ से, जैन धर्म से आपका ऑब्जेक्टिव है। ये जैन धर्म चैप्टर्स आप पढ़िए और इसको कर लीजिए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं महावीर के जन्म कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है कुंडलग्राम। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो वज्जी संघ से था। इसके बाद बात करते हैं आपका महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी विदेह दत्ता राजकुमारी थी, आपका लिच्छवी की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तो पावापुरी में दिया था। महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी आपका पावापुरी में ही। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था 300 BC में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म के दो भाग था श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें इसको विभाजित कर दिया गया था। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर जो वसु पूज्य की जन्मस्थली थी और चंपा थी। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म जो कि बिहार से रिलेटेड है उसको हम करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समय अलार कलाम के आश्रम में। यहीं से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद बात करते हैं गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे?
तो ये आपका सरनाथ मिले थे, 5 ब्राह्मण मिले थे और ये खुद हो गए। 6 वर्षों तक तपस्या की थी और फिर उसके बाद दोनों में थोड़ा मतभेद होने के कारण ये आपका बोधगया में चले जाते हैं महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था आपका 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बोधगया में हुआ था। तो गौतम बुद्ध किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी किनारे। उसके बाद बात करते हैं राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ था इसका। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इनमें से किए गए कार्य कौन से थे? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थापित और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया था। इसके बाद आपका तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। इसमें से किए गए कौन सी कार्य थी? तो जो कुछ कठोर नियम बनाए गए थे, जैसे अभिधम पिटक का संकलन इसमें किया गया था। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो आपका बोधगया से भी था, राजगीर से भी था, वैशाली से भी था। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। इसके बाद बात करते हैं आपका बोधगया महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे क्या हुआ था? महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था आपका नालंदा में हुआ था। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान के बारे में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक जो राजधानी थी गिरिवर्ज, जिसको आज उसको राजगीर बोलते हैं या राजगृह भी बोला जाता था पहले। उसके बाद बात करते हैं महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो सबसे पहला जो राजवंश था आपका बृहद्रथ वंश था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ और जरासंध था, जबकि सबसे प्रतापी राजा आपका जरासंध को माना जाता था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। इस पर बात करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था आपका बिंबिसार के शासनकाल में, क्योंकि इसने विवाह नीति और युद्ध नीति दोनों को इसमें लागू किया था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी, चेलना से भी किया था, खेम्मा से भी किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने ही हर्यक वंश के जो फाउंडर था बिंबिसार, उसको मार के गद्दी पर बैठा था, क्योंकि इसके पिता थे वो। राजगीर में दुर्ग एवं स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। वजीर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी जो आम्रपाली कहाँ की थी? आम्रपाली जो थी वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूलक और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवी में किया था। लिच्छवी में किया था। ये रथमूलक क्या होता था? आपका रथ के आगे जो पंखे की तरह घूमता हुआ, जो कि आगे आने वाले जितने भी युद्ध करने वाले उसको काट देता था। और महाशिलाकंटक होता था पत्थरों का होता था, जो कि जैसे कि बाहुबली मूवी में इस चीज़ को दिखाया गया है। मगध प्रथम साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। इसका बात करते हैं पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? तो आपका उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो शिशुनाग वंश। उसका सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बना दिया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रह गई। तो कालाशोक ने बनाया था। इसे काकवर्ण भी कहते हैं कालाशोक को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी शवा कमीर ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। इसके बाद बात करते हैं मगध के किस शासक को कली का वंश या परशुराम अवतार या क्षत्रियों का जो था उसका सर्व छत्रांक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला एक छत्र या विराट कहा जाता था महापद नंद को, क्योंकि महापद नंद क्षत्रिय नहीं था और यह इसीलिए इसे क्षत्रियों को नाश करने वाला इसको कहा जाता था सर्व छत्रांक महापद नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था आपका घनानंद था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी गिरिवर्ज में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था महापद नंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा सिकंदर महान समकालीन था? घनानंद ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? उदयन ने बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्रा को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्रा नगर बना था तब वैशाली के वजियों के। चलिए अब चलते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से की थी? मगध की जो सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी आपका 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस निकेटर। किस शासक के शासनकाल में शासक काल के समय मगध का 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं? यूनानियों से।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो इंडिका में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासक ने नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने शासन किया। मेगास्नीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेश यात्री के वृत्तांत में मिलता है? आपका मेगास्नीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो बिंदुसार बना था। उसके बाद बात करते किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो वो आपका बिंदुसार के दरबार में रहता था। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुगालिपुत्र तीस ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसापुर में हुआ था, या कहीं कहीं 255 भी देता है। इसके बाद बात करते हैं किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने की थी। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ, उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग वाला युद्ध था वो। अशोक का धर्म था नैतिक और आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्रा में था। अशोक ने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में की थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आपका चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, करुमंदेई नहीं है, क्योंकि अरेराज लौरिया है और लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था, आपका लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था आपका कुम्हार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न ही बेतना कर सकते हैं? तो कहता इरियन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृत्रिम नहीं है, वरन देवों द्वारा यह निर्मित है? तो फैयान ने कहा था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। गया के समय नागार्जुनी पहाड़ी में प्रसिद्ध जो है गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? आपका दशरथ ने करवाया था। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है? दीदारगंज पटना से। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपका लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ है जैन तीर्थकारों की प्रतिमा। पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण एवं सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्नीज ने। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसके बाद अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में की गई थी। किसके शासन काल में मिस्र के राजा जो फिलाडेल्फस जो टॉलमी द्वितीय था ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथम पाटलिपुत्रा उपनाम धारण किया था? आपका एस्ट्रेवो। यूनानी दूत डिमोक्लियस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ में। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियां में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्नीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत था। प्रशासन तंत्र किसका कठोर था? करों का बोझ अधिक था। आपका सब सही हो जाएगा। इसका बात करते हैं अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, इसने विदेशों संबंध स्थापित किए थे, इन्होंने प्रजा हित और कल्याण के लिए उपाय किए थे। सबके सब आपका सही हो जाएगा। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो यह था धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, जन कल्याण के उपाय करना, लोगों के बीच दान वितरण करना। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के कार्य क्या थे? तो ये आपका कार्य थे न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष की आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण मिलते हैं पाटलिपुत्रा स्थित राजप्रसाद के अवशेष से, दीदारगंज के यक्षी से और बराबर की गुफाओं से। अशोक की धर्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और 12वां शिलालेख से। इस बाद अब चलते हैं अशोक के किस अभिलेख में दान और दान धर्म के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख में। इसके बाद आपका है मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट। इस पर बात करते हैं मौर्योत्तर बिहार के बारे में इस चैप्टर है आपका मौर्योत्तर बिहार, इससे हम ऑब्जेक्टिव आप करेंगे। मौर्योत्तर साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश का। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कुटराम विहार के 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने। पाटलिपुत्रा पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? शुंग वंश के। पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित हुआ पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस राजवंश का स्थापित किया गया? किस वंश का स्थापित हुआ शासन? तो कर्ण वंश का। इस पर कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने प्रशासन किया? मित्र वंश।
शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपका बोधगया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो आपका प्रश्रय दिया था अशोक घोष ने। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो आपका हर्यक हो जाएगा, शिशु हो जाएगा, नाग, फिर अनंत वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कन वंश। उसका याद करते हसीना, ऐसे याद करते हसीना, हर्यक वंश, शिशु, नाग, अनंत वंश। उसका मौर्य, शुंग, कन, मौर्य, शुंग, कन। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। कन वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्रा ही थी। कलिंग शासन खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग शासन खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। इसके बाद है आपका कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग और मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? आपका कनिष्क था। उसके बाद चलते हैं गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार या चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ है आपका पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष जो था 320 ईस्वी था। उसके बाद किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये आपका ये क्या था? पाटलिपुत्रा में। बिहार में 7.5 फीट ऊंची जो बुद्धदेव की एक पित्तल की मूर्ति प्राप्त हुई है आपका सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर के खोदे गए गणेश, विष्णु और नाग नागिनों के चित्र मिलते हैं। किस काल के हैं? गुप्तकाल। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्तकाल में हुआ था। तीर भुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? घटोत्कच गुप्त था। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवशिष्ट भारतीय विश्वविद्यालय में फैयान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने कहा। चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई भी दी जाती थी? फहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है आपका 320 ईस्वी में। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? 320 ईस्वी में। इस पर बात करते हैं निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। प्रयाग परिस्थिति की रचना हरिश्चंद्र ने किया। प्रयाग परिस्थिति की रचना हरिश्चंद्र ने किया। VVI क्वेश्चन है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग परिस्थिति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा मिलती है? समुद्रगुप्त की। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? खूनों के आक्रमण, कमजोर शासक, प्रशासन का सामंती स्वरूप, जबकि आर्थिक संकट इसका नहीं होगा। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? आपका नरसिंह गुप्त के। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे बरामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। इसका चलते मगध के परवर्ती गुप्त शासक की आपको बात करते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन बना था? आपका कुमारगुप्त बना था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? आपका कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो आपका दामोदर गुप्त ने। यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधवगुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हुई, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। उसके बाद करते हैं मगध के परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कुमारगुप्त तृतीय था। मगध के किस परवर्ती गुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? आपका कृष्ण गुप्त को कहा जाता है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उपाधियों को सुमिलित करिए। जैसे हर्षवर्धन वीर योद्धा, कुमारगुप्त आपका परम भट्टारक महाराजाधिराज। उसके बाद आपका यहाँ आपका हो जाएगा हर्षवर्धन आपका वीर योद्धा। उसके बाद आदित्य सेन परम भट्टारक महाराजाधिराज, कुमारगुप्त को महाराजाधिराज और जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर उपाधि दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्रगुप्त में हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो आपका जीवित गुप्त ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग शुएन तत् से भारत की यात्रा की थी? तो आपका आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपका हो जाएगा कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन लास्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार के बारे में। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईसा पूर्व में। इसके बाद बात करते हैं हर्षवर्धन के समय बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन ग्रहण किया था? तो नालंदा में किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किस वर्ष की थी? सन 635 ईस्वी में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला कौन शासक था? तो शशांक था। इसका बाद चलेंगे पालकालीन बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? आपका बिहार में था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? पाल वंश ने किया था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? आपका भागलपुर में। नालंदा महाबिहार के आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्षवर्धन था, धर्मपाल था, देवपाल था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? देवपाल था।
पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो आपका दिया गया था महायान को। उसके बाद बात करते हैं किस शासन के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? धर्मपाल ने दिया था। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने करवाया था। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? आपका पाल युग में हुआ था। बिहार में पाल युग में कांसे से मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली के निर्णायक दिन था आपका धीमन और बिठपाल की। पाल कालीन कांस्य मूर्ति धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी था? नालंदा के। इसके बाद बात करते हैं पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली, इसका साक्ष्य मिलता है आपका नालंदा और कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्ति का कलाकार धीमन और विठल पाल समकालीन थे धर्मपाल और देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परिमित पंचरक्ष किस युग के थे? पाल युग के। पालकालीन चित्रकला और भित्ति चित्र रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ? नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रस्तुति करते थे पाटलिपुत्रा से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? मगध को। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? नालंदा में। मिथिला कर्नाट शासन मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097 से 98 किसके शासनकाल में हुआ था? तो रामपाल के। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का संस्थापक था नन्नेदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावागढ़। इसके बाद कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 में। बिहार के किसके समय में? पंजी संबंध का विकास हुआ कर्नाट शासक के। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज का किसका शासन था? नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेश यात्री कौन था? धर्मास्वामी और मुल्ला ताकिया था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज का शासक कौन था? राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक हरि सिंह देव था। पंजी संबंध प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? हरि सिंह देव को। इसके बाद हम चलेंगे मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार जो था अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मध्यकालीन बिहार करेंगे, फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आधुनिक बिहार को हम कवर करेंगे, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। कहीं से छूटने का, कहीं से आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ को इस MCQ में, इस ऑब्जेक्टिव में कवर है। तो यहाँ से कर लेंगे तो लगभग आपका क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस हो जाएगा।